एजुकेटर साथियों, आप लोगों को सूचना मिल ही गई होगी, जो ईएमआरएस की वेटिंग लिस्ट के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को ईमेल मिलने शुरू हो गए हैं और लगभग सभी जो साथी हैं उन लोगों को मेल मिल गए हैं। इसमें बात जोड़ देता हूँ, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके ईमेल अभी तक नहीं आए हैं, सिर्फ टीचिंग पोस्ट में यानी कि टीजीटी पीजीटी के ही मेल अभी तक आए हैं। अब जिन साथियों को मेल नहीं मिले हैं तो साथियों आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी और सोमवार तक एटलीस्ट आप वेट कीजिए। और सोमवार तक जहाँ तक है वेटिंग लिस्ट के जो भी एस्पिरेंट है जिनको कॉल आनी है वेटिंग लिस्ट के डीवी के लिए, उन लोगों को जो है लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मंडे तक मिल जानी चाहिए। और बाकी जो साथी हैं जिनको लगता है कि हाँ उनका वेटिंग लिस्ट में आना चाहिए, तो वो अपना मेल ज़रूर चेक करते रहिए। होपफुली उनके मेल में जल्दी आपको मेल मिल जाएगा। आज कोई मेल नहीं आया है, कल ही मेल जो आए थे, आज अभी तक कोई भी मेल नया नहीं मिला है। जिन साथियों को मिला है मेल, उसकी सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि किन किन सब्जेक्ट वालों को मेल आया है। ये डेटा जो है कैंडिडेट से ही कलेक्ट किया गया है, तो इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है कि हो सकता है किसी को आया और हम तक सूचना ना मिली हो और वो उसमें लिस्ट में अपडेटेड ना हो। तो आप लोग अपना जो मेल है वो चेक करते रहिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दे ही दी थी क्या होना है। तो इसमें 1:1.5 की रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं उनका एक खुशी की बात तो है कि उनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है, बट यहाँ पे देखिए पदों के सापेक्ष ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाए जा रहे हैं, यानी कि एक पद के सापेक्ष 1.5 कैंडिडेट को, यानी कि अगर मान लीजिए 20 पोस्ट हैं तो 20 पोस्ट के सापेक्ष 30 लोगों को जो है वो वेटिंग लिस्ट के लिए डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें देखिए जो 20 लोग ऊपर के होंगे उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी 10 लोग जो हैं वो फिर भी रह जाएंगे, उनका शायद नहीं हो पाएगा। तो अब बाकी इसमें ज़्यादा इसलिए बुलाए जा रहे हैं क्योंकि डीवी में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम निकलती है, कोई डीवी अटेंड नहीं करता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है तो पॉसिबिलिटी हमेशा है कि आपको जॉब मिल सकती है, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद किसी का ना भी हो पाए, क्योंकि पदों से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ये नेक्स्ट इस बार कन्वीनियंस के लिए कर रहा है, क्योंकि पिछली बार 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट बुलाया गया था, तो जो भी कैंडिडेट डीवी में पहुंचा अगर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उनकी नौकरी जो है वो पक्की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, तो आप लोग थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा जब तक आप लोगों को फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर ना मिल जाए, आप लोग स्कूल में जाकर ज्वाइन ना कर ले। तो ये है, तो आप खुश हो सकते हैं, बट उस खुशी को ज़्यादा जाहिर ना करें जब तक आपको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग तो देखिए अनफॉर्चुनेटली रहना ही है, बाकी रह जाएंगे। बाकी अलग अलग डेट को बुलाया जा रहा है, सबको एनटीआरआई में ही बुलाया जा रहा है डीवी के लिए। तो ये आपका इस तरीके से है, तो आप अपना डेट देख लीजिएगा, आप ईमेल में मेंशन होगा डेट कि कब आपको एनटीआरआई में जाना है। और इसमें देखिए जो वेटिंग लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ ऑल्सो इंटीमेटेड दैट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पैनल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेटिंग वेटिंग लिस्ट ओनली विद एलिजिबल कैंडिडेट। फर्दर final selection of candidate for appointment through waitlist will be made purely on the basis of category wise merit with reference to number of vacancies to be filled due to non-joined absent cases and subject to fulfillment of all condition for appointment to the post। तो ये जो वेटिंग लिस्ट की जो लिस्ट बनेगी ये कैटेगरी वाइज बनेगी। एक्चुअली क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट में ऐसा होता है कि जो जिस पोस्ट को छोड़ा गया है तो उस पर जो भी बंदा अपॉइंट हुआ था उसी कैटेगरी से वो पोस्ट जो है फिल की जाती है। सपोज कोई एससी का बंदा था, उसने वो सीट वैकेंट की है, उसने छोड़ा है, उसने ज्वाइन नहीं किया है, या वो अब्सेंट था डीवी के दौरान, जो भी है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो वैकेंट है सीट तो एससी के कैंडिडेट को अलॉट हुई थी, तो उस केस में वो जो सीट है वो एक एससी के कैंडिडेट से ही भरी जाएगी। ऐसे ओबीसी के मामले में अगर किसी ने ओबीसी वाले ने वैकेंट किया है तो ओबीसी से ही भरी जाती है, अगर ईडब्ल्यूएस वाले ने वैकेंट किया है तो ईडब्ल्यूएस वाले से ही भरी जाएगी, अगर यूआर ने वैकेंट किया है तो वो किसी भी जो मेरिट लिस्ट में अगला कैंडिडेट होगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उससे भरी जाती है। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो जनरली आपकी कैटेगरी वाइज ही होती है, जिस कैटेगरी की सीट वैकेंट होती है उसी कैटेगरी कैंडिडेट से सीट जो है वो भरी जाती है।
अब यहाँ पे अगले पैरा में ये लिखा गया है कि आपके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए कोई भी डेट चेंज एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी कि आप डेट चेंज के लिए रिक्वेस्ट ना करें। जिस डेट को आपको बुलाया गया है उसी दिन को आपको डीवी के लिए प्रेजेंट होना है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लेके बोला गया है कि कैनवसिंग इन एनी फॉर्म ऑफ विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। तो आपको किस तरीके की सिफारिश वगैरह नहीं लगवानी है, आपने जाना है चुपचाप डीवी करा के आ जाना है। यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने के लिए बोला गया है, क्या क्या बोला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन पेज, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है तो बहुत अच्छी बात है, आप इनकन्वीनियंस से बच जाएंगे, आपको लेके जाना चाहिए। बट बाई चांस बहुत सारे लोग नहीं निकाल के रखते हैं, मोबाइल से भरते हैं, लैपटॉप से भरते हैं, जिससे भी तो प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकाल के रखते हैं। तो अगर आपके पास उसकी कॉपी नहीं है तो आपको परेशान एटलीस्ट नहीं होना है। उन लोगों के पास आपके जब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी ऑलरेडी उन लोगों के पास पहले से ही होती है। तो अगर आप डीवी के दौरान अगर नहीं भी लेके जा पाते हैं किसी कारणवश एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेधड़क जाइए डीवी कराइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये बोला है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड आल्सो 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देयर आर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 3 सेल्फ अटेस्टेड सेट लेके जाना है कॉपीज़ का। तो जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके 3 कॉपी आप करा लें और उनको सेल्फ अटेस्ट कर लें, यानी कि उस पर अपने साइन कर लें। सेल्फ अटेस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए पहली बोला है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट पर आप मत जाइए, आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। तो आपका जो मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट, देखिए क्या होता है कुछ बोर्ड्स जो हैं वो आपकी मार्कशीट अलग देता है, सर्टिफिकेट अलग देता है। कुछ बोर्ड क्या करते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही देते हैं, उसमें लिखा होता है ऊपर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। या अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग दिया है तो मार्कशीट अलग होगी, सर्टिफिकेट अलग होगा। अगर एक में ही दिया गया है तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 10th का। फिर उसका ऑल अदर सर्टिफिकेट दैट इज डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको बाकी जो और सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाना है। और में क्या होगा आपका 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो साथियों आपको पता होना चाहिए मार्कशीट क्या है, सर्टिफिकेट क्या है। तो कुछ बोर्ड्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग इशू करते हैं, कुछ जगह पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही साथ इशू किया जाता है, उन पर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो इसको देख लीजिएगा। फिलहाल आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। अगर वो एक बार चेक कर लीजिएगा अपना। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के 3 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री। ऐसे ही आपके पीजी की 2 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री। ऐसे ही आपकी बीएड की जो भी 2 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री। हो सकता है 2-3 साल की मार्कशीट, अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं अलग अलग मार्कशीट इशू नहीं करती हैं, 3 साल की एक साथ मार्कशीट इशू कर देती हैं। या जो एमए है या एमएससी है उनकी 2 साल की एक साथ मार्कशीट इशू कर देती हैं। तो मतलब फिलहाल 2 साल की स्टेटमेंट उसमें होने चाहिए। एक ही मार्कशीट में तो एक ही मार्कशीट, और 3 अलग अलग 2 अलग अलग मार्कशीट है तो अलग अलग मार्कशीट। और प्लस बीएड, मतलब बीएड प्लस आपके पास डिग्री होनी चाहिए और बीएड की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अब अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारे पास सर डिग्री नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए डिग्री इतनी जल्दी इशू भी नहीं हो पाती है, तो उसमें आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लेके जाइए। वो प्योरली आपकी जब तक डिग्री नहीं होती है तब तक वैलिड होता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर क्या 6 महीने में प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, क्या 1 साल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी इशू ना कर दे तब तक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो अगर आपकी डिग्री नहीं इशू हो पा रही है इतनी जल्दी तो आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं, वो एट पार होता है डिग्री के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम SC ST OBC PWD। इन केस ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 1/4/2023। तो यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे होने चाहिए, चाहे SC ST OBC PWD हो, कोई भी हो। या यहाँ पे EWS का नाम नहीं लिखा गया है, EWS का सर्टिफिकेट भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट पे ही होना चाहिए।
और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर सर्टिफिकेट है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू होना चाहिए। इस पर अभी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा हर सर्टिफिकेट पर अलग-अलग, तो अभी इसको बात के लिए छोड़ते हैं टॉपिक। फिर उसके बाद 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, तो कोई भी आप एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइएगा। आधार कार्ड थोड़ा ले जाइएगा, कभी-कभी बायोमेट्रिक वगैरह वे लोग कराते हैं तो उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ इनमें से होने से काम चल जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वगैरह में थोड़ी दिक्कत रहती है कि उनके सब्जेक्ट जो मांगे गए हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, कुछ होते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस वगैरह लेके जाना होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको ले जाइएगा और कोई टीडी आपको ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलेगा। साथियों इसमें एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योर कैंडिडेचर इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल टू ऑपरेट वेट लिस्ट एंड इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन that candidate fulfills all the eligibility criteria stipulated for various posts in the detailed notification published by NEST. You must therefore ensure that you fulfill the condition of eligibility, including the essential qualification as laid down in the advertisement. As if at any stage it is found that you do not fulfill any of the condition, your candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. It is reiterated that you have been called for document verification process only to draw the panel of eligible candidate for the mentioned post and does not confer any right to be treated as eligible for appointment. All the candidate whose document verification will be carried out may not be issued the appointment cum posting order. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया 20 के सापेक्ष 30 लोगों को बुलाया जाएगा, तो भाई कुछ लोग तो रहेंगे ही ना, मतलब जिनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हो पाएगा। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों को भी टीवी के लिए बुलाया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी को अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर इशू किए जाएंगे। तो कुछ लोग हो सकता है रह भी जाएँ और रहेंगे भाई, क्योंकि 20 के सापेक्ष अगर 30 लोगों को बुला रहे हो, 30 के सापेक्ष अगर 45 लोगों को बुला रहे हो तो कुछ लोग तो रहेंगे ना बाकी, तो सभी को नहीं हो पाएगा इशू। तो यू आर इन्फॉर्म टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी आप डीवी के लिए आए। फिर उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द बायोडाटा फॉर्म पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म as attached with email in advance and carry it on the day of document verification। और इस प्रकार से आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा, उस बायोडाटा फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। ये बायोडाटा फॉर्म की भी आप 3 कॉपी करा लेना, ठीक है। तो ये बायोडाटा फॉर्म के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो साथियों सबसे पहले देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6 फ़ोटो लेके जाने हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको 3-3 कॉपीज़ लेके जानी है, एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है और बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। और साथ ही मैं बता दूँ कि आपके पास अगर डिग्री ना हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप निकलवा लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जाके आप अंडरटेकिंग दे के आएंगे। अंडरटेकिंग दे के आने के बाद आपको समय मिलेगा कि 1 हफ्ते का, कि हाँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह निकलवा लीजिए और फिर जाके जमा कीजिए। तो इस केस में आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले से निकाल के रखें तो आप परेशान नहीं होंगे। तो बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये ऑफलाइन वाला फॉर्मेट है। हो सकता है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है आपको ऑनलाइन फॉर्मेट इशू करती हो, तो जब ऑनलाइन फॉर्मेट होगा उसमें देख लीजिए कि सारी जो कंडीशंस हैं वो सेम इसी फॉर्मेट में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। जो जहाँ पे ऑफलाइन बनता है, जैसे यूपी में ईडब्ल्यूएस ऑफलाइन बनता है, तो वो आप लोग ये वाला फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी यूपी में हिंदी वाला फॉर्मेट भी चलता है जो कि सेम इसी का ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे जैसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मत लिखना, गवर्नमेंट ऑफ आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ उसका नाम लिखा जाता है। और फिर अब ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना कब का चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ साथियों कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका ये 1 अप्रैल
2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का, क्योंकि आपका जो फॉर्म आया था वो 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आया था, और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए। ये तो पहली बात है। बाई चांस अगर आपके पास नहीं है, बाई चांस अगर आपके पास नहीं है उस दौरान का, तो आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जा सकते हैं। बट अब वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म से पहले मतलब उस दौरान जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो काउंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डीबी से 1-2 दिन पहले भी अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मसला क्या था, उस समय आपका सेम फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। तो एक बार अगर आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए, वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आई होप उसमें नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप के पास अगर उस दौरान का नहीं है तो आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, जनरली वो कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात हो गई। फॉर्मेट आपका ध्यान रखना कि सेम इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑनलाइन फॉर्मेट इशू करती है तो आप देखिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वैलिड है या नहीं। जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे क्या होते हैं, ईडब्ल्यूएस स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग इशू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग इशू होता है। तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या नहीं है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। एक तो ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात हो गई। सर ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपके 2 तरीके के बनते हैं, स्टेट वाला अलग बनता है, सेंट्रल वाला अलग बनता है। तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट इशू करती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट करती है। यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू करती है। तो अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्मेट पे कोई सर्टिफिकेट बनवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो ऑनलाइन वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यूपी गवर्नमेंट द्वारा इशू सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपका ऑनलाइन अगर सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उसमें ये वाला जो क्लॉज है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि वो जो है क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, और ये जो भी क्लॉज वगैरह है उसमें ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। यहाँ पे रिजोल्यूशन की डेट वगैरह लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बाई चांस अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन इशू नहीं करती है या ऑनलाइन इशू होने में टाइम लगता है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि आप जो भी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट इशू होया हुआ है वो सर्टिफिकेट आप अपनी तहसील में लेके जाएं, साथ में ये फॉर्मेट लेके जाएं। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये वाला सर्टिफिकेट में डिटेल्स फिल करके आपके जो भी एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, जो भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो इस सर्टिफिकेट पे साइन और मोहर लगा देंगे अपना, और ये सर्टिफिकेट भी उसके जो है एट पार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को डीवी में ले जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन इशू करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपके पास ऑनलाइन वाला फॉर्मेट इसके जैसा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में इशू करती है गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्टिफिकेट ओबीसी का सेंट्रल वाला, तो फिर उन्हें अलग से इस फॉर्मेट पे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सेम वही सर्टिफिकेट लेके जाइए और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नहीं तो अगर आपका फॉर्मेट अलग है और ऑनलाइन इशू नहीं करती है या बाई चांस उनके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हैं या कुछ डिफरेंस लगता है, तो आप ये फॉर्मेट लेके जा सकते हैं अपनी तहसील में। उस आपके एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पर इस सर्टिफिकेट में डिटेल्स फिल करके वहाँ पे आपके एसडीएम या तहसीलदार वगैरह साइन कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मेट है ओबीसी सर्टिफिकेट का है। इसके साथ साथ ये आपका एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट है। और मैं आपको बता दूं साथियों कि एससी एसटी वाला जो फॉर्मेट है इसमें क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट ऑनलाइन भी इसी फॉर्मेट पे इशू करती है, बट बहुत कम गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन इस फॉर्मेट पे इशू करती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट वाला वो आपको लेके जाना है और ये फॉर्मेट आपको अपनी तहसील में लेके जाना है। इस फॉर्मेट में सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर दी जाएंगी, जैसे
नाम, पिताजी का नाम, गाँव, ये आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ये सब चीज़ें फिल करके, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर, ये सर्टिफिकेट पर आपके जो तहसीलदार या एसडीएम वगैरह हैं वो उस पर साइन कर देंगे, और आपका ये वाला सर्टिफिकेट है वो नया, इस फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट वो तैयार हो जाएगा, और इस सर्टिफिकेट को आप ले जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो SC/ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करें कि अपना एग्जिस्टिंग जो स्टेट गवर्नमेंट वाला SC/ST का सर्टिफिकेट है उसको लेकर आप तहसील में जाएं, और ये वाला फॉर्मेट अपने साथ में ले जाना, और इस फॉर्मेट पे डिटेल्स फिल करके आपके SDM तहसीलदार जो भी होंगे वो इस पर साइन कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका SC/ST वाला सर्टिफिकेट हो गया, और EWS हो गया, आपका OBC हो गया। PWD सर्टिफिकेट में UID वाला जो आपका वो होता है वही आपका काम करता है। तो PWD सर्टिफिकेट में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है कैंडिडेट्स को। बस आप ये लोग ये देख लेना कि अगर PWD आप हैं तो आपकी जो मतलब डिसेबिलिटी है वो कवर्ड है या नहीं है, बस ये चेक करना है। कि कुछ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी डिसेबिलिटी कवर्ड नहीं थी, और जो है उनको बाद में अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किए गए थे। तो अगर साथियों कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और उसमें आप मुझसे पर्सनली बात करके आप अपना सर्टिफिकेट के बारे में श्योरिटी पा सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा DV में। तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो इतनी मैं आप लोगों के साथ जो कोऑपरेशन कर सकता हूँ। तो अगर आपको सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी संशय है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के उस सर्टिफिकेट को दिखाइएगा या सर्टिफिकेट के बारे में बताइएगा। आपकी जो पूरी सहायता करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो गई है, और इसके बाद जो है बायोडेटा की बात कर लेते हैं। तो ये आपका बायोडेटा फॉर्म है। तो इसमें बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको भरनी होती है। TGT ऊपर आपका जो भी पोस्ट है वो भर लेना, फिर उसके बाद नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज एज ऑन डेट, इस डेट पर आपकी एज कितनी थी, कैटेगरी क्या है, EWS है या नहीं है, सब कैटेगरी क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सब भरना है। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, ग्रेजुएशन स्पेसिफाई में BA क्या है, BSc क्या है, BCom क्या है, जो MA पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc MCom क्या है वो करना है। ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज मार्क्स, ये सब आपको फिल करना है। B.Ed का प्रैक्टिकल थ्योरी का जोड़ के फिल करना है, अलग अलग नहीं करना है। CTET का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड है या नहीं, और CTET का आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो फिल कर देना, अगर नहीं है तो कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ये फॉर्म, एग्ज़ाम का फॉर्म जो है आपने सर्विस में होते हुए भरा था, तो आपको NOC लेके जाना कंपलसरी है। तो आप NOC लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्म, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये हमारा इसका फॉर्म अगर सर्विस में होते हुए फिल किया था तो आपको NOC लेके जाना कंपलसरी है। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया था, फिल करने के बाद अगर आप सर्विस में आए हैं तो उस केस में आप NOC की जगह सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देकर आ सकते हैं। आपके यहाँ पे NOC का कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने फॉर्म उससे पहले भरा था। अगर वैसे डिपार्टमेंट को अगर आपने बताया तो उसमें आपको NOC भी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। बट अगर आपने सर्विस में रहते हुए ये फॉर्म फिल किया था तो उस केस में तो आपको NOC सबमिट करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं ये आपको फिल करना होगा। बाकी बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेकलिस्ट है, फ़ोटो आपके पास है या नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ है या नहीं, यानी कि आधार कार्ड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि 10th का सर्टिफिकेट है या नहीं, SC/ST OBC सही फॉर्मेट पे है या नहीं, PWD सर्टिफिकेट है या नहीं, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके पास NOC है या नहीं, अगर EMRS के एम्प्लॉय हो आपके पास NOC है या नहीं। फिर उसके बाद एज के बारे में, क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी प्रॉपर है या नहीं, B.Ed वगैरह है या नहीं, CTET वगैरह है या नहीं, ये सब चीज़ें चेकलिस्ट चेक करते हैं। और रीज़न फॉर इन एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे कट ऑफ डेट पर आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, B.Ed क्वालिफ़िकेशन ना होना, आपके पास क्वालिफ़िकेशन कट ऑफ डेट्स तक ना होना। यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि अगर जो भी कट ऑफ डेट थी यानी कि 18/अगस्त 2023 टीजीटी के लिए, उस दिन के पास अगर आपके पास फाइनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब सीटेट सर्टिफिकेट है या नहीं, आपने SC/ST OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है या नहीं, और अगर कोई रीज़न है और उसके नीचे आपका बाकी चीज़ें एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिख के आपका जो ऑफिसर है वो साइन कर देता है। तो ये आपका जो टीजीटी है उसका है। और टीजीटी की देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आप लोग इसमें देख लीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ये आपका पीजीटी का बायोडाटा फॉर्म है और पीजीटी का बायोडाटा फॉर्म भी सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप सेम वही चीज़ें हैं तो आप इनको भर सकते हैं। और बस इसमें देख लीजिएगा 31/7/2023 आपकी कट ऑफ डेट है। उस दिन आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह है या नहीं है, और सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे नीचे आपका जो चेकलिस्ट है उसकी वो है कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में आपके पीजीटी होने के लिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बायोडेटा फॉर्म जो है मैं इसको अब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, दोनों के टीजीटी और पीजीटी के, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको मेल आया होगा, मेल में आपको ये दोनों बायोडेटा फॉर्म ज़रूर मिले होंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसके डीवी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, कोई भी दुविधा है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे देखिए हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम चैनल पे तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ओपन रहता है सबके लिए। आप उसमें जुड़कर अपनी जो सभी कोई क्वेरी है, कोई बात है जो रखना चाहते हैं, कोई समस्या है, वो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो सवालों के जवाब हैं वो देने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से आपका जो डीवी है वो होना है। तो अगर डीवी की रिगार्डिंग और भी कोई सवाल हैं तो आप लोग लिखिएगा, आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी वेटिंग लिस्ट वाले एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपके और भी कोई चीज़ पूछना हो तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, अपनी बातें जो हैं वो वहाँ पर आप रख सकते हैं। धन्यवाद।